अब पी टोटल विलयन के अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। देखो यही है ना कि जो पी टोटल है वो विलयन के अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। ये विलयन है, यहाँ पर ये विलयन है। विलयन के अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा पी टोटल। अतः पी टोटल बराबर P1 प्लस P2। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पी टोटल बराबर P1 क्या है, P1 0 x1। ये अभी हमने ऊपर निकाला था। P1 बराबर की जगह लिख दिया हमने P1 0 x1 प्लस P2 0 x2। फिर क्या हुआ, यहाँ पी टोटल बराबर P1 0, इसमें इधर ले आए से P1 0 1 माइनस x2 प्लस P2 0 x2। ये कैसे किया देखिए इधर, ये यहाँ पर x1 प्लस x2 बराबर 1 है। x1 प्लस x2 बराबर 1, तो x1 बराबर क्या होगा 1 माइनस x2। तो यहाँ x1 की जगह 1 माइनस x2 रख दिया। ये ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। थोड़ा सा मैथ है इसमें। यहाँ पर x1 की जगह आ गया 1 माइनस x2 प्लस P2 0 x2 जो का त्यों है। अब पी टोटल बराबर P1 0 माइनस, अब इस P1 0 की इन दोनों में गुणा हो गई। ये जो P1 0 है इसकी 1 और x2 दोनों में गुणा हो गई। देखिए P1 0 इंटू 1 P1 0 आ गया यहाँ पे, P1 0 इंटू x2 ये आ गया यहाँ पे माइनस P1 0 x2 प्लस P2 0 x2। ये एज इट इज है। अब क्या करेंगे, इसमें पी टोटल बराबर P1 0 प्लस P2 0 x2। इस P2 0 x2 को इधर ले आए, इसे इधर ले आए P2 0 x2। ये इधर चला गया माइनस P1 0 x2। P1 0 को इधर ले आए। तो अब क्या किया है इसमें, क्योंकि दोनों ही x2 है, x2 को कॉमन ले लिया। पी टोटल बराबर P1 0 प्लस x2 इंटू P2 0 माइनस P1 0। समझ में आ गया होगा, आसान है ये बिल्कुल। एक बार फिर देख लीजिए आप। पी टोटल बराबर ये यहाँ पे हो गया था P1 0 x1 प्लस P2 0 x2। अब ये क्योंकि x1 प्लस x2 है तो इसको हमने 1 मान लिया। x1 प्लस x2 बराबर 1, तो x1 बराबर 1 माइनस x2। तो यहाँ पर हमने अगली लाइन में लिख दिया पी टोटल बराबर P1 0 माइनस, इधर आइए आप, पी टोटल बराबर P1 0, ये x1 की जगह आ गया 1 माइनस x2 प्लस P2 0 x2। फिर इसको सोल्व कर लिया। पी टोटल बराबर P1 0 माइनस P1 0 x2 प्लस P2 0 x2। फिर पी टोटल बराबर P1 0 प्लस इसको इधर ले आए P2 0 x2 माइनस P1 0 x2। फिर पी टोटल बराबर P1 0 प्लस x2 कॉमन ले लिया P2 0 माइनस P1 0। ये आ गया फॉर्मूला यहाँ पर। पी टोटल बराबर P1 0 मतलब घटक 1 का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब प्लस x2 घटक 2 का मोल अंश इंटू P2 0 घटक 2 का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब माइनस P1 0 घटक 1 का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब। अतः किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव या घटक के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। अतः किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव या घटक, अवयव को घटक भी कह सकते हैं, के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। आगे देखिए, विलयन के साम्य अवस्था में वाष्प अवस्था के संगठन का निर्धारण अवयवों के आंशिक दाब से निर्धारित किया जा सकता है। जब कोई विलयन साम्य अवस्था में हो तो उसकी परवस्था का मतलब होता है अवस्था, परवस्था का मतलब होता है अवस्था, स्टेट। तो विलयन के साथ साम्य में वाष्प अवस्था के विलयन के साथ साम्य में वाष्प अवस्था के संगठन का निर्धारण, विलयन के साथ साम्य में वाष्प अवस्था के संगठन का निर्धारण अवयवों के आंशिक दाब से निर्धारित किया जा सकता है। अवयवों के आंशिक दाब से निर्धारित किया जा सकता है संगठन का निर्धारण। तो यदि y1 एवं y2 क्रमशः अवयव 1 एवं 2 के वाष्प अवस्था में मोल अंश हों, अब आप देखिए
अब ये क्या है यहाँ पर y1 एवं y2, y1 एवं ये y1 एवं y2 क्रमशः अवयव 1 एवं 2 के वाष्प अवस्था में मोलंश हों तब डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार। तो ये हो जाएगा यहाँ पर P1 बराबर y1 इंटू पी टोटल और P2 बराबर हो जाएगा y2 इंटू पी टोटल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये Pi इक्वल टू YI पी टोटल। ये फॉर्मूला है, आप किसी घटक का आंशिक दाब, कुल दाब और उसके मोलन से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो घटक 1 का आंशिक दाब बराबर वाष्प अवस्था में उसका मोलंस y1 इंटू कुल दाब। ऐसे ही P2 बराबर y2 यानी कि घटक 2 का आंशिक दाब बराबर y2 माने घटक 2 का मोलंस वाष्प अवस्था में गुणा पी टोटल। या आप लिख सकते हैं Pi इक्वल टू YI इंटू पी टोटल। आई का मतलब क्या होगा, कोई घटक है ये। Pi बराबर घटक I का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, YI बराबर घटक I का वाष्प अवस्था में मोलंस और पी टोटल माने कुल वाष्प दाब। इस तरह से आप द्रव द्रव विलयनों संबंधित राउल्ट का नियम को आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे ठोस द्रव विलयन से संबंधित राउल्ट का नियम। अब यहाँ पर विलयन है ठोस और द्रव। तो अब आप यहाँ देखिए, चित्र देखिए आप, इसमें मान लीजिए 1 मोल हमने विलायक लिया, 1 मोल इसमें हमने विलय लिया और इसमें हमने ठोस विलय के कण डाले हैं। ये देखो विलय के कण ठोस, ये ब्लैक ब्लैक जो बनाए हैं मैंने, ये ठोस विलय के कण है और जो ये खाली है ये द्रव विलायक के कण है। अब जब इसको गर्म करेंगे, जो इसमें हमने ठोस विलय डाला, मान लीजिए वो अवाष्पशील है, वो वाष्प में परिवर्तित ही नहीं हो रहा, तो वो तो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, द्रव की सतह को छोड़ेगा नहीं वो। और दूसरा जो विलायक के कण है, केवल वही द्रव की अवस्था को छोड़कर वाष्प अवस्था में बाहर जाएंगे। तो यहाँ पर वाष्प कम बनेगी, जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा यहाँ पर। तो देखिए आप इसमें लिखा है, देखिए विलय के कण ठोस, विलायक के कण द्रव। तो इस नियम के अनुसार किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके मोलंश के समानुपाती होता है। नियम तो वही है कि इस नियम के अनुसार किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, विलयन में जो वाष्पशील अवयव है, जो इसमें विलायक है, क्योंकि जो विलय है वो तो अवाष्पशील ठोस है, प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके मोलंश के समानुपाती होता है। आगे देखिए आप, जब विलय अवाष्पशील होता है, जब विलय अवाष्पशील होता है तो विलायक अणु ही वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं। जब विलय अवाष्पशील होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो यहाँ पर ठोस विलय के कण है ये अवाष्पशील है, तो जब विलय अवाष्पशील होता है तो विलायक अणु ही वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। विलायक के कण ही वाष्प में चेंज होंगे और वाष्प दाब का कारण बनते हैं। यदि एक द्विअंगी विलयन में वाष्पशील विलायक 1 व अवाष्पशील विलय 2 है तथा P1 विलायक का वाष्प दाब और X1 इसका मोलंस एवं P1 0 इसका शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, तब राउल्ट के नियमानुसार क्या होगा, आंशिक दाब समानुपाती मोलंस, P1 समानुपाती X1 या P1 बराबर P1 0 इंटू X1। वही पहले की तरह ही घटक 1 का आंशिक दाब बराबर घटक 1 का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब गुणा मोलंस। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है। क्वेश्चन अधिकतर आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।